कमरे के दरवाजे के पास आते ही मेरे कदम खुद ही रुक गए थे। शिवानी आंटी शायद अपने बेटे को समझा रही थी। बस करो, तुम अपनी गलती की सजा इस मासूम लड़की को क्यों दे रहे हो? ये सब मुझे बहुत अजीब लग रहा है माँ। मैं इस झूठ के साथ इस रिश्ते की शुरुआत नहीं कर सकता। आप उसे सब कुछ बता दीजिए, मैं उसके लायक नहीं हूँ। माँ, मैं कभी भी उसके लायक नहीं बन सकता। इस वक्त आरव की आवाज़ में बहुत दर्द था। उसका लहजा हारा हुआ था। मेरे कान खड़े हो गए थे। आखिर वो क्या बात कर रहा था? वो मेरे लायक क्यों नहीं है? और उसका लहजा इतना अजीब क्यों है? मैं पिछले 3 दिनों से सिर्फ उसे दहाड़ते हुए ही देख रही थी। वो अपनी माँ से कह रहा था, आप उसे सब कुछ सच सच बता दीजिए कि मैं हूँ कृति। मैं एक बहुत खुशहाल परिवार की लड़की थी, लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। आज से 3 साल पहले मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। मैं 2 साल तो अपने चाचा के पास ही रहती रही थी, और फिर आखिरकार चाची के सख्त रवैये की वजह से मेरी आंचल मौसी मुझे अपने साथ लेकर अपने घर आ गई थी। लेकिन उनके पति का रवैया अच्छा नहीं रहता था। लेकिन फिर भी मैं एक कोने में रहकर बहुत खुश थी। आंचल मौसी मुझे बहुत प्यार करती थी। वो मुझे बिल्कुल अपनी बेटी समझकर रखती थी। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम दिशा था। वो बहुत ही घमंडी और अकड़ू लड़की थी। रमेश अंकल के किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ से दिशा के लिए एक रिश्ता आया था। उस लड़के का नाम आरव तिवारी था और वो बहुत ही अमीर खानदान से ताल्लुक़ रखता था। वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। लेकिन दिशा ने फौरन ही उस रिश्ते से इनकार कर दिया था। दिशा के इनकार के बाद आंचल मौसी ने शिवानी आंटी से खुद कहा था कि मैं भी उनकी बेटी की तरह हूँ, वो मुझे पसंद कर लें। और शिवानी आंटी ने फौरन हाँ कह दिया था। मैंने आंचल मौसी से बहुत मना करा कि मेरी शादी इस इंसान से ना करवाएं, लेकिन उन्होंने मुझे तसल्ली दी कि आरव मेरे लिए एक बहुत अच्छा लड़का है। मेरे इतना मना करने के बाद भी मेरी शादी आरव से करा दी गई थी। शादी के बाद गाड़ी जब आरव के घर रुकी तो मैं उस महल जैसे घर को देखती रह गई थी। वो घर बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत बड़ा था। मुझे आरव के कमरे में बिठा दिया गया। उसका कमरा था या कोई घर, वो कमरा इतना खूबसूरत था और फूलों से सजा हुआ था। मैं बेड पर बैठी हुई किसी गुलाब के फूल की तरह लग रही थी। मैं शांति से बैठी अपने दिल में आने वाले ख्यालों को कंट्रोल कर रही थी। मैं कांपते हुए कमरे के दरवाजे पर इंतजार करने वाली आंखों से देख रही थी। आने वाले उस इंसान का रवैया कैसा होगा, उसका सलूक कैसा होगा, नई जिंदगी की शुरुआत कैसी होगी और आने वाला वक्त मेरे लिए कौन सी परेशानियां लेकर आएगा। इन सारी बातों से मैं बिल्कुल अनजान थी। लेकिन हर लड़की की तरह मेरा दिल भी बहुत बुरी तरह धड़क रहा था। ये पूरी तरह अरेंज मैरिज थी और आरव तिवारी के सामने मैं तो कुछ भी नहीं थी। मैं उसके सामने गली में पड़े हुए एक पत्थर की तरह थी जो कोई भी ठोकर मारकर चला जाता था। और आज मैं उसकी पत्नी बनकर उसके बेड पर बैठी हुई थी, तो ऐसे ख्याल दिल में आने तो बनते ही थे। लॉक की आवाज़ से कमरे का दरवाज़ा खुला और मैंने अपनी आंखों को झुका लिया था और अपने खूबसूरत हाथों पर अपनी नज़रों को जमाए रखा था। आने वाला इंसान मजबूत कदम उठाते हुए मेरे पास आ रहा था। कमरे की खामोशी को उसकी भारी कदमों की आहट ने ख़त्म कर दिया था। और जिस तरह उसके कदम कदम चलते हुए मेरे पास आ रहे थे, वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कनें भी और तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दिल अभी बाहर निकल कर आ जाएगा। आरव मेरे बिल्कुल सामने बैठा मेरे चेहरे को देख रहा था। उसकी तरफ से पूरी खामोशी को महसूस करते हुए मैंने अपनी आंखों को उठाकर एक नज़र उसे देखा था और आरव तिवारी के खूबसूरत चेहरे पर मेरी नज़रें जम सी गई थी। मैंने आज पहली बार इतनी ध्यान से उस इंसान को देखा था जो खुद भी अपने सामने बैठे मुझे बहुत गहरी नज़रों से देख रहा था। वो मुझे देखकर हल्की सी मुस्कुराहट से मुस्कुराने लगा था और मैं उसकी मुस्कुराहट देखकर घबरा गई थी और मैंने अपनी नज़रें झुका ली थी। मैं जानता हूँ ये शादी कितनी जल्दबाजी में हुई है, तुम्हें ये मौका ही नहीं मिला होगा कि मुझे ठीक से देख सको। मैं तुम्हारी बेचैनी को समझ सकता हूँ, क्योंकि आरव तिवारी पर उठने वाली हर नज़र ऐसे ही जम जाया करती है। वो इतने घमंड में बोल रहा था कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसके लहजे में अजीब सी सख्ती थी और मैं समझ नहीं पा रही थी कि इस वक्त उसका लहजा इतना सख्त क्यों है। मैंने हल्के से अपना सर ना के इशारे में हिलाया था। मेरी नज़रें झुकी हुई थी। उसने प्यार से मेरे हाथों पर अपना हाथ रखा था और एक ही लम्हे बाद उसने मुझे जोर से झटका देते हुए दूर कर दिया था। तुम जैसे घटिया इंसान इंसान कहलाने के लायक ही नहीं होते हैं।
और तुम जैसे इंसानों के साथ जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि लड़की किसी जानवर के साथ अपनी जिंदगी गुजार ले। ये उसके दिमाग में आने वाला वो ख्याल था जिसे सोचकर उसे ऐसा लगा था कि किसी ने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया हो, किसी ने उसकी इंसानियत को बहुत बुरी तरह बर्बाद कर दिया था। मैंने हैरान होते हुए अपनी आंखों को खोला था, जबकि वो गुस्से भरी नजरों से मेरे चेहरे की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में देखते हुए मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। वो बहुत हिम्मत के साथ मेरे पास आया और देखते ही देखते उसने मेरी गर्दन दबा ली थी। मैं बहुत ज्यादा डर कर रह गई थी। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि ये वो क्या कर रहा है। ये मुझसे किस बात का बदला ले रहा है। ये कैसी सजा थी जो मुझे बिना जुर्म के मिल रही थी, जबकि मेरी सांस रुकने पर आरव ने मुझे खुद से दूर कर दिया था। मैं बुरी तरह खांसने लगी थी। वो खुद भी मुझसे थोड़ी दूर होते हुए लंबे लंबे सांस लेने लगा था। इस रिश्ते की सच्चाई क्या थी, वो मेरे बारे में क्या सोचता था, इस रिश्ते को किस नज़र से देखता था, मैं ये सब कुछ तो नहीं जानती थी। लेकिन मैं बहुत डरी हुई अपनी कांपती हुई टांगों के साथ बेड से नीचे उतर गई थी। मैं बहुत बुरी तरह खांस रही थी, लेकिन उस इंसान ने पलटकर मुझे एक बार भी नहीं देखा था। वो शायद अपने आप को संभाल रहा था। मेरे चेहरे पर फैला हुआ डर मुझे आने वाली परेशानियों का पता दे रहा था। ये सब क्या था? आप मुझे, मैंने अपने टूटे हुए शब्दों के साथ उससे पूछा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इस वक्त उससे कौन सा सवाल करूं, जब आरव ने तेजी से पलटते हुए मेरे कांधों को थामकर अपने पास कर लिया था। आज के बाद मुझसे दूर रहना, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। ये रिश्ता जितना तुम्हारे लिए अजनबी है, मेरे लिए भी उतना ही अजनबी है। तुम यहाँ सिर्फ मेरे माँ बाप की ख्वाहिश और मर्जी की वजह से आई हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और वो मुझे इसी तरह अधूरा छोड़कर कमरे से बाहर निकलता चला गया था। मैं उस घमंडी इंसान की पीठ को देखती रह गई थी। वो किस दर्द से गुजर रहा था, इस सब की वजह क्या थी, मैं ये बात तो नहीं जानती थी। लेकिन ये रवैया मेरे लिए कितना मुश्किल था, मैं बता नहीं सकती थी। मैं अपने दिल को टूटता हुआ महसूस कर रही थी। मैंने कहा भी था कि मुझे इस इंसान से शादी नहीं करनी है। ये सब कुछ मेरी मर्जी के खिलाफ हुआ था। मैं अच्छी तरह जानती थी कि मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आरव तिवारी के माथे पर चमकने वाला सितारा बन सकूं। और ना ही कभी मैंने इतने ऊंचे ख्वाब देखे थे। ये तो किस्मत का खेल था जिसने मुझे यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया था। मैं अपने मुंह पर हाथ रखते हुए अपनी आंखों से बहते आंसुओं के साथ वही ठंडे फर्श पर बैठती चली गई थी। मेरे दिल में एक तूफान मचा पड़ा था। मेरे शरीर में लगी हुई आग इतनी गर्म थी कि बाहर का ठंडा मौसम भी मुझे महसूस नहीं हो रहा था। जब बेड बैठकर मेरी कमर अकड़ चुकी और आंखों ने और रोने से मना कर दिया था, मैं अपने शरीर को संभाल कर उठी और अपनी सारी ज्वेलरी नोचते हुए वही फेंक कर सारे ख्वाबों को पीछे छोड़ते हुए उस बड़े से बेड पर आकर लेट गई थी। यहाँ मुझे बहुत डर लग रहा था। ये जगह मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं थी, ना ही मेरी औकात थी इतने बड़े बिस्तर पर सोने की। लेकिन फिर भी अपनी आंखों को बंद करते हुए मैं सोने की भरपूर कोशिश कर रही थी। अगर यही मेरी जिंदगी थी तो इसे अपना लेना ही बेहतर था। आने वाले दिन मेरे लिए कौन सी परेशानियां लेकर आने वाले थे, इस बात से मैं बिल्कुल बेखबर थी। कुछ देर के बाद मैं सोने के लिए लेट गई और रात के आखिरी पहर वो घर लौटकर आने वाला आवारा इंसान मेरे ऊपर एक नज़र डाले बिना ही चेंज करके दूसरी तरफ जाकर उल्टे मुंह लेट चुका था। अपनी जिंदगी की इस खूबसूरत रात को हमने बर्बाद करते हुए एक दूसरे से मुंह मोड़कर सोने के लिए लेट गए थे। अगले दिन सुबह में आंचल मौसी अकेले ही मुझसे मिलने आई थी। चिराग अंकल और शिवानी आंटी ने बहुत खुशी से उनका वेलकम किया था। हालात जैसे भी थे, लेकिन मैं उनकी भांजी थी और वो मुझे ऐसा अकेला कभी भी नहीं छोड़ सकती थी। उन्हें रमेश अंकल से कोई शिकायत नहीं थी, जबकि आंचल आंटी ने रमेश अंकल से भी साथ चलने के लिए कहा था। लेकिन उन्होंने साफ इनकार करते हुए कह दिया था कि वो अपने काम से काम रखें, इसलिए वो अकेले ही मुझसे मिलने आ गई थी। यहाँ आने से पहले उनके अंकल के साथ एक अच्छी खासी बहस हुई थी कि तुम उस अनाथ लड़की के पीछे इतना क्यों पड़ी रहती हो, तुम्हें अपनी बेटी की इतनी फिक्र नहीं है जितनी उस लड़की की है। रमेश अंकल ने बहुत गुस्से से कहा था, वो मेरी बहन की बेटी है, मैं कभी भी उसे नहीं छोड़ सकती। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है और तुम चाहते हो कि मैं भी उसे अकेला छोड़ दूं, जैसे उसके चाचा लोगों ने छोड़ दिया। आखिर वो तुम्हारा क्या बिगाड़ती है जो तुम्हें उससे इतनी तकलीफ होती है? वो तो तुमसे कुछ कहती भी नहीं है। अगर तुम्हें नहीं जाना है तो मत जाओ, मैं अकेली चली जाऊंगी। हाँ हाँ, जाओ यहाँ से, जो करना है करो, फिर मुझसे आकर कुछ मत कहना, अपने काम से काम रखो।
अच्छी खासी बहस करने के बाद वो यहाँ आई थी। नौकरानी मुझे जगाने के लिए आई थी, लेकिन मैं तो सुबह के 5 बजे से ही जाग रही थी। रात की वो सारी बातें अभी तक दिल पर लगी हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने खुद को कंट्रोल करते हुए उस इंसान का कंधा धीरे से हिलाया था। मौसी मुझसे मिलने आई हैं, आप मेरे साथ नीचे चलेंगे क्या? बहुत धीरे से मैंने आरव के चेहरे को देखा था, जिसने अपनी घमंड नजरों का हल्का सा खोलकर गुस्से में मुझे देखा था। इस वक्त मैं सादे से सूट में बिना मेकअप के बहुत मासूम लग रही थी। मेरे चेहरे पर एक नज़र डालकर उसने दोबारा अपनी आंखों को बंद कर लिया था। जाओ तुम कमरे से और कोशिश करना कि आज के बाद मुझे कभी नींद से ना जगाओ। वैसे तो उसने ये बात बहुत नरमी से कही थी, लेकिन उसके लहजे में जो कड़वाहट थी वो मैं महसूस कर सकती थी। मैं उसके लहजे की बेइज्जती को महसूस करती थी। मैं 2 कदम दूर हुई और फिर उस पर एक नज़र डालकर कमरे से बाहर चली गई थी। जैसा भी था, मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत ही प्यार से पाला था और मैं इस तरह के रवैये की बिल्कुल भी आदी नहीं थी। जिस तरह ये मेरे साथ रवैया रख रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा अपने माँ बाप की याद आने लगी थी। काश मेरे माँ बाप होते तो वो कभी भी मेरे साथ ऐसा ना करते, मुझे कभी भी इस इंसान के साथ ना छोड़ते। पता नहीं आंचल मौसी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था। उन्होंने क्या सोचकर मेरी शादी इस जैसे इंसान के साथ कराई थी, जो मुझे देखना भी पसंद नहीं करता था। अगर इस इंसान की शादी करने की मर्जी नहीं थी तो फिर इसने शादी करी ही क्यों थी? सिर्फ मुझे बेइज्जत करने के लिए, सिर्फ मेरे ऊपर गुस्सा उतारने के लिए। शादी से पहले शिवानी आंटी ने आंचल मौसी को पूरा यकीन दिलाया था कि वो मुझे बिल्कुल हमेशा अपनी बेटी बनाकर रखेंगी, और उनका नर्म रवैया भी ये बता रहा था कि वो मुझे दिल से अपनी बेटी मान चुकी है। वो मुझसे बहुत प्यार से बात करती थी। अभी मुझे आए हुए यहाँ एक ही दिन हुआ था, लेकिन मुझे इतने में पता लग गया था कि शिवानी आंटी बहुत अच्छी हैं। आंचल मौसी से मिलने के बाद जब वो चली गई तो मैं नौकरानी के साथ मिलकर हल्के फुल्के काम देखने लगी थी। इस घर में मेरी क्या औकात थी ये मैं बहुत अच्छी तरह जानती थी, और मैं कभी भी इस औकात को भूलना नहीं चाहती थी। मुझे घर के कामों को संभालता हुआ देखकर शिवानी आंटी खुश होकर अपने कमरे में चली गई थी। उनके लिए यही ज़रूरी था कि मैं यहाँ पर सुकून से रहूँ, उनके बेटे की ज़िंदगी में अच्छी तरह बस जाऊँ, और वो अपने बीते हुए कल से निकलकर अपने आज को अपना ले। दिन के 12 बजे के पास वो नीचे आया था। मुझे नज़रअंदाज करते हुए उसने नौकर से नाश्ता लेने के लिए कहा था, और मैं उसे नीचे आता देखकर उठकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई थी। पता नहीं क्यों मेरी आंखें खुद ब खुद भीगने लगी थी। हमेशा से मैंने नज़रअंदाज होना ही सीखा था। उस इंसान का ऐसा रवैया मुझे बहुत बेइज्जत फील करवा रहा था। अपने उतरते हुए चेहरे के साथ मैं कहीं से भी एक दिन की दुल्हन नहीं लग रही थी। कितना मना किया था मैंने मौसी को कि मुझे आरव के साथ शादी नहीं करनी, लेकिन मौसी ने मुझे तसल्ली दी थी कि आरव के साथ मैं बहुत ज़्यादा खुश रहूंगी। वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा हमसफ़र साबित होगा। लेकिन ये रिश्ता मुझे कहीं से भी बेहतर नहीं लग रहा था। मेरे दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। पता नहीं कितनी ही देर में अपने कमरे में बैठकर आंसू बहाती रही थी। मैं जानती थी कि ये अरेंज मैरिज है और आरव तिवारी की इसमें बिल्कुल भी मर्जी शामिल नहीं है। वो इतना भी सख्त नहीं था, लेकिन फिर भी ना जाने कि उसका रवैया मुझे इतना अजीब लग रहा था। वो क्यों मेरे पास आते आते रुक जाता था? रात उसका रवैया कितना अजीब था। मेरे पास बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे ख्याल थे, और इन ख्यालों के जवाब कितने खतरनाक होने वाले थे इस बात का मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। उस रात के बाद वो मुझसे पूरी तरह दूर रहा था। वो कभी भी मेरे पास नहीं आता था, जैसे कि हमारे बीच कोई रिश्ता ही ना हो, और ना ही कभी हमारे बीच रिश्ता बन सकता है। जबकि मैंने खुद को घर के कामों में बिजी कर लिया था। शिवानी आंटी को शर्मिंदगी महसूस होती थी, वो मुझे लाख रोकती थी, लेकिन मैंने उन्हें प्यार से समझाया था कि यह मेरा भी घर है, इस घर की सारी जिम्मेदारियां मैं खुद उठाना चाहती हूँ। तो उन्होंने भी मुस्कुराते हुए वो सब कुछ मेरे हवाले कर दिया था। जबकि अपने बेटे के रवैये को देखकर उनका दिल भी बहुत बुरा हो रहा था। नौकरानी हमारे कमरे में सफाई करने के लिए आई, लेकिन मैंने कह दिया कि मैं अपने कमरे की सफाई खुद ही कर लूँगी, क्योंकि मैं अपने हिसाब से इस कमरे को सजाना चाहती थी। सारी चीज़ों को सही तरीके से रखते हुए मैं कमरा साफ कर रही थी, जब अचानक टेबल पर पड़े हुए लैपटॉप पर लगने वाली हल्की सी ठोकर की वजह से वो ज़मीन पर टूटकर गिर गया था। फटी फटी आंखों से मैं लैपटॉप को देखती रह गई थी। ये अजीब परेशानी मेरे गले में आ पड़ी थी। अभी कुछ देर पहले आरव इसी पर काम कर रहा था और फिर यही रखकर बाहर चला गया था, और अब वो गिरने की वजह से मुझसे टूट गया था। मुझे नहीं पता था कि अब क्या होने वाला है।
इससे पहले कि मैं उसे उठाती, जब आरव कमरे में आया था और नीचे गिरे हुए लैपटॉप को देखकर हैरान खड़ा रह गया था। अपने कांपते हुए हाथों से मैंने लैपटॉप उठाया था। मैं नहीं जानती थी कि वो टूटा है या नहीं, लेकिन मैं फटी फटी नजरों से बस उस इंसान को देख रही थी जिसके चेहरे के एक्सप्रेशन लम्हे में ही बदलकर बहुत ज्यादा सख्त हो गए थे। वो तेजी से मेरी तरफ बढ़ा था। उसने मेरे हाथ से लैपटॉप छीनकर दीवार पर दे मारा था। पता नहीं उसे किस बात का गुस्सा था। शायद वो मुझसे इतनी नफरत करता था कि मुझे यहाँ देखना भी नहीं चाहता था। पता नहीं उसके दिमाग में क्या बातें चल रही थी कि वो मुझ मासूम को इतनी सजा दे रहा था। जब मैंने तुम्हें कह दिया है कि मुझसे और मेरी हर चीज़ों से दूर रहो, तो क्यों मेरी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती आती हो? मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया था कि जितना हो सके मुझसे दूर रहना और मेरी चीज़ों को भी हाथ लगाने की कोशिश मत करना। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो इतनी ज़ोर से दहाड़ा था कि मैं कांपते हुए उससे दूर हो गई थी। मेरी बड़ी बड़ी आंखों से आंसू टूटकर गिर रहे थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। अपने दिल पर हाथ रखते हुए मैंने बात करना शुरू किया था। मैं उससे माफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही आरव ने बुरी तरह से मेरे चेहरे को दबोच लिया था। मेरे ऊपर ये नाटक काम नहीं करते और इस एक्टिंग को तुम कम आजमाया करो। मैं औरतों की एक्टिंग को अच्छी तरह जानता हूँ। ये जो तुम्हारे आंसू हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है जो दिखाकर तुम साबित करना चाहती हो कि तुम पूरी दुनिया की सबसे मासूम लड़की हो, जबकि ऐसा नहीं है। मुझे दूर करते हुए वो मेरे दिल को पूरी तरह तोड़ चुका था। मैं बहुत ही मासूम लड़की थी। मेरे चेहरे से ही मासूमियत टपकती थी। मुझसे नजरें फेर कर ना जाने वो मुझे किस तरह सजा दे रहा था। आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है। ये सब कुछ तो मुझसे धोखे से हो गया, भारी लहजे में मैंने कहा था, जबकि वो मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया था। जाओ यहाँ से, मैंने कहा, निकल जाओ यहाँ से, उसने दहाड़कर कहा था। मैं उल्टे कदम दौड़ते हुए कमरे से बाहर निकल गई थी। जब मैंने कमरे में आते हुए शिवानी आंटी को देखा था, जो परेशानी से अपने बेटे को देख रही थी। शायद ऊंची आवाज सुनकर वो कमरे में आई थी, लेकिन इससे पहले ही मैं कमरे से बाहर चली गई थी। दूसरे कमरे में जाकर दरवाजे को बंद करते हुए मैं अपने हाथों में मुंह दिए जोर जोर से रोने लगी थी। हे ऊपर वाले, ये कैसी सजा है? मेरा दिल टूट रहा है। मुझे ऐसे रवैयों की बिल्कुल भी आदत नहीं है, जैसा सुलूक वो मेरे साथ कर रहा है। न जाने कितनी देर में रोती रही थी। क्या जरूरत थी उसे इतनी बदतमीजी करने की? मैंने जानबूझकर तो कुछ भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपने मुंह पर थप्पड़ मारूं, अपने बालों को नोच दूं। जिंदगी ने मुझे परेशानियों के अलावा दिया ही क्या था? 2 साल तक मैं चाचा के जुल्म सहती रही, फिर रमेश अंकल और अब अपना पति, जिसके सहारे मैं सब कुछ छोड़कर आई थी। चाहे टूटे हुए ख्वाब ही सही, लेकिन मैं उसका नाम अपने सीने पर सजा कर आई थी। मैंने सोच लिया वो इंसान मेरे लायक ही नहीं है। मैं उसकी जिंदगी में जबरदस्ती आई हूँ। अगर वो मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहता तो मैं चुपचाप उसकी जिंदगी से निकल जाऊंगी। मुझे भी जरूरत नहीं है ऐसे इंसान की। कुछ रोटी के टुकड़ों के लिए मैं इस घर में किसी फालतू चीज की तरह नहीं पड़ने रहना चाहती थी। मैं अपने आंसुओं को साफ करते हुए बड़ी हिम्मत जमा कर कर कमरे से बाहर निकली थी। अपने हुलिये को ठीक किया और खुद को थोड़ा नॉर्मल किया और सारी हिम्मत इकट्ठा करते हुए अपने कमरे की तरफ आई थी। शिवानी आंटी शायद अभी तक कमरे में ही थी। उन दोनों की किस बात पर बहस हो रही थी ये तो मैं नहीं जानती थी, लेकिन दरवाजे के पास आकर मेरे कदम खुद ही रुक गए थे। शिवानी आंटी शायद अपने बेटे को समझा रही थी। बस करो, अपनी गलती की सजा उस मासूम लड़की को क्यों दे रहे हो? ये सब कुछ मुझे बहुत अजीब लग रहा है माँ। मैं इस झूठ के साथ इस रिश्ते की शुरुआत नहीं कर सकता। आप उसे सब कुछ सच सच बता दीजिए। मैं उसके लायक नहीं हूँ माँ, मैं कभी भी उसके लायक नहीं हूँ। अब उसकी आवाज़ में दर्द था, उसका लहजा हारा हुआ था। मेरे कान खड़े हो गए। आखिर वो क्या बात कर रहा था? वो किस लायक नहीं है और उसका लहजा इतना हारा हुआ क्यों था? वो पिछले 3 दिनों से सिर्फ मेरे ऊपर दहाड़ी रहा था, सिर्फ मुझे सख्ती से बात ही करता था, लेकिन इस वक्त वो बिल्कुल अलग लग रहा था। तुम कोशिश तो करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ लेकर आएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शिवानी आंटी उसे बहुत प्यार से समझा रही थी। उसके पास जाते हुए मुझे घबराहट होती है, मेरा दिल भारी होता है। मेरे ऊपर ये सब कुछ एक बोझ की तरह है और मैं उसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अचानक शादी की पहली रात का नज़ारा उसके दिमाग में घूमने लगा था। वो मेरे पास आया, मेरे गाल को छुआ और फिर मेरी गर्दन को दबोच लिया। मैं अपने दिल पर हाथ रखते हुए पलट आई थी। मतलब वो मेरे साथ रिश्ता बनाने के लायक नहीं था। मतलब वो अपनी गलतियों को मेरे सर पर डाल रहा था।
गुस्से और गलतफहमी ने मेरे दिमाग में जहर घोलना शुरू कर दिया था। मैंने जो कुछ सुना था, अपनी तरफ से सारी बात सुनकर मैं जिस अंजाम पर पहुंची थी, वो सच भी था या नहीं, लेकिन मेरे दिमाग ने अपना लिया था। और इस बार मैं पूरी हिम्मत के साथ सख्त नज़रों से उसे देखते हुए उसके सामने आई थी। मुझे मौसी के घर छोड़कर आइए, मैंने मजबूत लहजे में उसे देखते हुए कहा था, जबकि अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डालकर वो नरमी से मेरे चेहरे को देखता रह गया था। शिवानी आंटी की बातों का असर था या जो भी था, लेकिन अब वो अपने रवैये पर शर्मिंदा था। लेकिन वो कैसे बताता? क्यों? तुम वहाँ क्यों जाना चाहती हो? उसके सवाल पर मेरा दिल चाहा कि मैं गुस्से से उसे देखते हुए कह दूं कि उसके सर से उतरने के लिए, लेकिन चाहने के बाद भी मैं ना कह पाई। इन 3 दिनों ने मेरी शादीशुदा जिंदगी को जितना दर्द दिया था, मैं बहुत ज्यादा उदास होने लगी थी। उसके नर्म लहजे को इग्नोर करते हुए मैं अपनी जिद पर अटल रही थी और आखिरकार वो गाड़ी निकाल कर मुझे छोड़ने के लिए जा रहा था। उसे पता था कि मैं नाराज होकर जा रही हूँ, लेकिन वो अपने घमंड में इस तरह डूबा हुआ था कि चाहने के बावजूद भी मुझे नहीं रोक पाया था और बहुत घमंड में मुझे रमेश अंकल के दरवाजे पर उतार दिया था। मैंने भी उतरने से पहले पलटकर उसे नहीं देखा था, लेकिन वो मुझे दूर तक जाता हुआ देखता रहा था और फिर गाड़ी मोड़कर वहीं से चला गया था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अंदर आ सकता। तुमने एक बार फिर गलती कर दी है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। शिवानी आंटी बहुत ज्यादा नाराज थी। अगर वो जा रही थी तो तुम उससे माफी मांग लेते। उन्हें अपने बेटे से इस बात की उम्मीद नहीं थी। माँ, मेरा ख्याल है वो मेरे साथ रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। उसे अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। मैं उस पर अपनी मर्जी थोपना नहीं चाहता। ये सुनकर शिवानी आंटी का दिल चाहा कि वो अपने बेटे के खूबसूरत चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारे। पता नहीं वो इतना जिद्दी कब से बन गया था। तुम जानते हो कि मुझे तुम्हारे इस रवैये की वजह से कितनी शर्मिंदगी होगी। तुम हर हाल में उसे लेकर आओगे, वो भी अभी और इसी वक्त। शिवानी आंटी की जिद पर वो सर थाम कर रह गया था। उसे एक रात वहीं रुकने दीजिए, मैं उसे सुबह लेकर आ जाऊंगा। सच्चाई तो ये थी कि आरव का दिल भी नहीं चाह रहा था कि वो मुझ मासूम चेहरे वाली लड़की को वहां छोड़कर आए, लेकिन उसका घमंड बहुत ऊंचा था कि वो चाहते हुए भी मुझे नहीं रोक पाया था। सुबह उसने मेरे साथ जो सुलूक किया था, वो पूरा दिन शर्मिंदा रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों से टूटने वाले आंसू उसके दिल पर गिर रहे थे। वो चाहे कितना भी सख्त था, लेकिन एक गलती ने उसे इस तरह सख्त बना दिया था। पहले वो बहुत नर्म मिजाज इंसान था, लेकिन अब की बात और थी। शिवानी आंटी अपनी जिद पर अटल रही। इससे पहले कि बात चिराग साहब तक पहुंच जाती, वो उठा और गाड़ी निकालकर एक बार फिर उसी रास्ते पर निकल पड़ा। रमेश अंकल का घर इतना दूर नहीं था, वो मुझे आसानी से लेकर आ सकता था। वो कोई भी बहाना बना लेता और उसने सोच लिया था कि वो अब अपने रिश्ते को और ज्यादा नहीं बिगाड़ेगा, बस मुझे लेकर आ जाएगा, सारी सच्चाई मेरे सामने खोल कर रखेगा और उसके बाद अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। अपनी जिंदगी की एक खूबसूरत शुरुआत करेगा। गाड़ी उसने दरवाजे के सामने रोकी। चौकीदार ने दरवाजा खोला था। वो खुद अंदर आया, खुद को आने वाले वक्त के लिए तैयार करते हुए वो अंदर जा रहा था। अंकल, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। वो मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते। मैं यहाँ खुद अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ। मुझे उनके रवैये से बहुत दर्द होता है। वो मुझसे जिस तरह बात करते हैं, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। अब हमने तुम्हें अपने सर से उतार दिया था तो बेहतर था कि तुम वहीं पड़ी रहती। रमेश अंकल का रवैया जहर से भी ज्यादा कड़वा था। आंचल मौसी परेशानी से सब कुछ देख रही थी और दिशा मजे से सोफे पर लेटे हुए मोबाइल चला रही थी। मैं किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए कटहरे में खड़ी थी। आंसू टूटकर मेरी आंखों से गिर रहे थे। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं खुद को खत्म कर लूं या फिर वो इंसान सामने आए तो उसके मुंह पर जोर से थप्पड़ दे मारूं, जिसने अपनी अंदर होने वाली कमी को छुपाने के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। रमेश अंकल मेरे ऊपर बरस रहे थे, मुझे मुसीबत, बोझ और न जाने क्या क्या कह रहे थे। मैं बस सर झुकाए सुनती चली जा रही थी। वो मैन दरवाजे से अंदर आया था। उसने रमेश अंकल को बरसते हुए देखा था। मैं उनके सामने सर झुकाए खड़ी थी। एक लम्हे के लिए उसे बहुत ज्यादा बुरा लगा था। मैं उसकी पत्नी थी और वो मुझे ऐसे लोगों के सामने बेइज्जत करता फिर रहा था। आंचल मौसी की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। इस मामले में वो बिल्कुल बेबस थी। रमेश अंकल का रवैया हमेशा से उनके साथ ऐसा ही था और वजह शायद ये थी कि वो उन्हें कभी बेटा नहीं दे पाई थी, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को भी बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया था। ऊपर वाले का वास्ता है, बस कर दीजिए रमेश अंकल प्लीज। मैंने चिल्लाते हुए हाथ जोड़ दिए थे। मैं रो रही थी, सुर्ख चेहरे के साथ।
मान लिया कि मैं मुसीबत हूँ, मैं बोझ हूँ आपके सर पर, मेरा गला घोट दीजिए, मुझे हमेशा के लिए मार दीजिए, लेकिन मेरे ऊपर इल्ज़ाम मत लगाइए कि मैं बदतमीज़ हूँ। मैं बदतमीज़ नहीं हूँ, बल्कि आपका वो रिश्तेदार वो बदतमीज़ है। उसके अंदर शायद ये कमी है कि वो कभी किसी लड़की के पास नहीं आ सकता। आपको हर बात सिर्फ मैं ही गलत लगती हूँ, जबकि मेरी कभी कोई गलती ही नहीं होती है। मैंने आपका आखिर बिगाड़ा क्या है जो आप मुझसे इतने नाराज़ रहते हैं? मैं पहली बार इतनी ज़ोर से चिल्लाई थी कि रमेश अंकल खामोश हो गए थे। दिशा का मुंह में जाता हुआ चिप्स वही रुक गया था और मौसी ने अचानक अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। वो दरवाजे से अंदर आने वाला इंसान वही खड़ा रह गया था। सबसे पहले मौसी को झटका लगा था, शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने अंदर आने वाले इंसान को देख लिया था। खामोश हो जाओ कृति, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है, खामोश हो जाओ। उन्हें यकीन था कि मैं सिर्फ गुस्से में कह रही हूँ, लेकिन मैं उनकी तरफ पलट गई थी। मैं ठीक कह रही हूँ, उन्हें आज तक मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं बनाया। मुझे नहीं लगता वो इस लायक हैं। मौसी मुझ जैसी अनाथ और बेबस लड़की को अपने घर में रख सके, वो सिर्फ अपनी कमी को छुपाना चाहते हैं। मैं रोते हुए कहने लगी थी। रमेश अंकल का ना जाने कितनी देर तक मुझे देखते रहे थे और फिर पलटकर आरव को देखने लगे थे। एक सख्त नज़र उसके चेहरे पर डालकर वो बढ़ते हुए अपने कमरे में चले गए थे। दिशा ने अभी तक शायद अपने पीछे खड़े आरव को नहीं देखा था, इसलिए कांधे उठाते हुए सोफे से उतर आई थी। तो इसका मतलब है इसलिए उनकी पहली शादी भी खराब हो गई थी और पहली पत्नी इसलिए उन्हें छोड़कर चली गई थी। शायद बेइज्जती के एहसास से उसकी पत्नी को भी जब इस बारे में पता चला होगा तो वो भी उन्हें छोड़कर चली गई होगी। शायद यही वजह थी उनकी पहली पत्नी के छोड़कर जाने की। मेरा चेहरा लाल हो गया था। मैं अब तक आरव को देख चुकी थी, बल्कि उसे देखकर वही हैरान खड़ी रह गई थी, जबकि दिशा की तरफ से ये दूसरा बम मेरे सर पर आकर फूटा था। दूसरी पत्नी, मेरे होठों से अचानक आवाज निकली थी। न जाने मुझसे क्या क्या छुपाया गया था, लेकिन वो इंसान तो हैरान खड़ा हो गया था। इतना बड़ा इल्जाम उसके ऊपर लगा दिया गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे बीच बाजार में किसी ने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा हो। उसकी पत्नी उसके लिए ये कह रही थी। ये उसके ऊपर लगने वाला पहला थप्पड़ था। मौसी उसकी तरफ बढ़ी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं देखा था, बस मेरे हाथ को अपने हाथ में पकड़कर मुझे घसीटते हुए वहां से ले गया था और मैं आंखें फाड़े उसके साथ खींचती चली जा रही थी। दरवाजे तक मौसी भागते हुए आई थी। दिशा कांधे उचकाकर इस पूरी फिल्म को देखने के बाद सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी और मौसी वही सर थाम कर बैठ गई थी। है ऊपर वाले, उन्होंने बेबसी से अपना सर गिरा लिया था। अब आगे क्या होने वाला था ये कोई भी नहीं जानता था, लेकिन मैं इस वक्त जितनी बेबस थी कोई सोच भी नहीं सकता था। मैंने आज से पहले अपने आप को कभी भी इतना बेबस महसूस नहीं किया था। हम दोनों गाड़ी से वापस जा रहे थे। उसकी गुस्से भरी आंखें तनी हुई उसे उसके अंदर उतरते हुए तूफान के बारे में बता रही थी, जबकि मैं खामोशी से अपनी नज़रों को सड़क पर जमाए अभी तक दिशा की बातों को याद कर रही थी। ये उसकी दूसरी शादी थी, किसी ने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा था। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी। मैं बर्बाद के जिस रास्ते पर खड़ी थी वहाँ से वापसी की कोई उम्मीद नहीं थी। ये रात अपने अंदर कौन सा तूफान लेकर आने वाली थी इस बात का कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था, लेकिन मैं इसी तरह खींचते हुए अपने कमरे तक आ गई थी और बेड पर मुझे ढकेलते हुए वो दरवाज़ा बंद करके मेरी तरफ बढ़ा था। सख्ती से मेरा जबड़ा दबोचते हुए वो मुझे देखता रह गया था। तो मैं किसने बताया है कि मेरे अंदर कमियां हैं? मैं हैरानी से बस उसकी आंखों में देखती रह गई थी। मैं उसके गुस्से को समझ सकती थी। मैंने उसके ऊपर एक गलत इल्ज़ाम लगाया था और ये इल्ज़ाम हर मर्द के लिए बहुत बड़ा होता है। मैंने बिना सोचे समझे कह दिया था, वही जो मेरी समझ में आया था। लेकिन अब मुझे पता चल गया था कि जो कुछ मैंने कहा है वो मेरे लिए कौन सा तूफान लेकर आ सकता है। मुझे लगा आप शिवानी आंटी से किसी बारे में बात कर रहे थे। अपनी कांपती हुई आवाज़ में मैंने मुश्किल से कहा था, आज मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ। मेरी ही गलती है कि मैंने तुम्हें ऐसे आज़ाद छोड़ दिया। पूरी तरह मेरी गलती है कि मैंने तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं बनाया और मैं इस गलती को मानता हूँ। लेकिन आज तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं कौन हूँ। उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। वो ये अपना चुका था कि गलती उसकी अपनी भी थी, लेकिन उसकी पत्नी को चार लोगों के बीच में खड़े होकर ये नहीं कहना चाहिए था। मैं डरी हुई नज़रों से उसे देखने लगी थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे नहीं पता था, मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। मैं बेबसी से रोते हुए कहने लगी थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब नहीं, अब तो तुम्हें बर्दाश्त करना ही होगा। उस रात उसने एक और बहुत बड़ी गलती कर दी थी।
और फिर मुझे बेबस छोड़कर कमरे से बाहर चला गया था। लेकिन जाने से पहले मेरे ऊपर एक नज़र डालकर गया था। मैंने फूट फूट कर रोते हुए अपनी आंखों को बंद कर लिया था। मुझे इस वक्त किसी अपने इंसान की ज़रूरत थी और कोई भी मेरे पास नहीं था। शिवानी आंटी तो आरव को मुझे लेने के लिए भेजकर अपने कमरे में चली गई थी। उसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता था, लेकिन सुबह वॉचमैन ने उन्हें बताया था कि आरव साहब घर आए थे और कृति मैडम भी उनके साथ ही थी और काफ़ी देर बाद वो घर से बाहर निकल कर चले गए थे। शिवानी आंटी को घबराहट होने लगी कि क्या हम दोनों के बीच दोबारा से कोई बहस हुई थी, जो वो रात के वक्त घर से निकलकर चला गया था। और यही सोचते हुए वो कमरे तक आई थी। उन्होंने कमरे के दरवाजे को खोला था। सामने ही मैं बेड पर लेटी सो रही थी और वो आगे बढ़कर मुझे देखने लगी। आज से पहले मैं इतनी देर तक कभी भी नहीं सोई थी और हैरान कर देने वाली बात ये थी कि आरव अभी तक घर वापस नहीं आया था। उन्होंने प्यार से मेरे माथे को छुआ। मुझे बहुत तेज बुखार था। बंद आंखें मेरे गाल को मोहब्बत से थपथपाते हुए वो परेशानी से मुझे देख रही थी। कृति मेरी जान आंखें खोलो। कृति। उनके चेहरे से परेशानी झलक रही थी। जब मैं बेहोश उनके सामने लेटी रही तो उन्होंने फौरन चिराग अंकल को बुलाया था और मुझे फौरन अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया था। डॉक्टर ने बताया था कि उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी लो है और बुखार भी काफ़ी तेज़ था। वो मेंटली बहुत बुरी तरह परेशान थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि 3-4 घंटे के बाद वो मुझे घर वापस भेज देंगे। लेकिन शिवानी आंटी लगातार आरव के नंबर पर कॉल कर रही थी और आखिरकार उसने कॉल उठा ही ली थी। वो अपने दोस्त के फ्लैट पर था। शिवानी आंटी की बात सुनकर उसने फौरन अपनी आंखें खोल दी और वो उठता हुआ चला आया। कल रात के सारे नज़ारे उसकी आंखों के सामने घूमने लगे थे। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। अस्पताल के कॉरिडोर में ही शिवानी आंटी ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारा। उन्हें अपनी परवरिश पर भरोसा था। कम से कम वो ये नहीं सोच सकती थी कि वो किसी की बेटी की जिंदगी को इस रास्ते पर लाकर खड़ा कर देगा। रमेश शंकर और आंचल मौसी भी वहां पहुंच चुके थे। मैं होश में आ चुकी थी, लेकिन शिवानी आंटी ने आरव को घर जाने के लिए कह दिया था। वो नहीं चाहती थी कि वो मेरे सामने आए। वो इस वक्त बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। रमेश अंकल रात होने वाली बहस के बाद खामोश हो गए थे। शायद उन्हें भी शर्मिंदगी थी, या फिर इसलिए वो खामोश बैठे थे कि अब वो उनके रिश्तेदार की बहू है। आंचल मौसी ने मेरे होश में आने के बाद बहुत कोशिश की कि मैं उनके साथ उनके घर पर जाऊं, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया था। मैं शिवानी आंटी के साथ ही उनके घर गई थी। शिवानी आंटी ने मुझे कमरे में भिजवा दिया था और नौकरों से कह दिया था कि मेरा बहुत ख्याल रखा जाए। वो खुद भी मेरा बहुत ख्याल रख रही थी, किसी माँ की तरह, और वो खामोश भी थी। एक शाम मेरी हालत बहुत बेहतर थी। मैं बेड से टेक लगाकर बैठी थी। नौकरानी कुछ देर पहले ही सूप रख कर गई थी, जबकि मैं अब बिल्कुल ठीक थी। लेकिन फिर भी शिवानी आंटी ने मुझे बेड से नीचे नहीं उतरने दिया था। आज मुझे हॉस्पिटल से आए हुए 5-6 दिन हो चुके थे और इन दिनों में मैंने एक बार भी उस इंसान को नहीं देखा था। अब मुझे बहुत परेशानी होने लगी थी। मैं शर्मिंदा भी थी कि मैंने अपने ही पति पर बिना सोचे समझे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया था। लेकिन मुझे नाराज़गी इस बात की थी कि उस इंसान ने मेरे ऊपर सारा गुस्सा निकाला था और फिर उसके बाद मैं उसकी ज़िंदगी की सारे परेशानियों के बारे में जानना चाहती थी, जिसके बाद वो ऐसे पत्थर का बन गया था। वो कमरे में आया। मैंने पहली बार आरव के चेहरे पर अजीब सी शर्मिंदगी देखी थी। वो मेरे पास आया, फूलों का बुके एक साइड टेबल पर रखते हुए मेरे सामने आकर बैठ गया। क्या हम बात कर सकते हैं? वो धीरे से पूछ रहा था और उसने तेज नज़रों से मेरी आंखों में देखा था। क्या बात करने के लिए कुछ बचा है? आप एक मर्द हैं, मैं जान चुकी हूँ। मेरी बात सुनकर वो शर्मिंदा होते हुए सर झुका गया था। वो बड़ी गहरी नज़रों से मेरे चेहरे को देख रहा था। मैं उसके चेहरे को देख रही थी। मैंने आरव के चेहरे पर दर्द को देखा था। मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। वो मुझसे माफ़ी मांग रहा था, लेकिन मैं मुंह मोड़कर बैठी रही। आप जा सकते हैं आरव साहब, आप सिर्फ मेरे लिए परेशानी ही लेकर आएंगे। वो काफ़ी देर मेरे चेहरे को देखता रहा और फिर चुपचाप उठकर जाने लगा। आने वाले दिनों में आरव ने मुझसे खुद कोई बात नहीं की थी, जबकि हम कमरे में एक दूसरे के साथ रह रहे थे। वो मुझे मनाने की पूरी कोशिश कर रहा था, मेरे लिए खुद से शॉपिंग करके लाना, मेरी सारी चीज़ों का ख्याल रखना। लेकिन फिर भी उसके कमरे में आने के बाद मैं कमरे से निकल जाती थी। शिवानी आंटी अच्छी तरह समझ रही थी कि हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, तो उस दिन उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुला लिया। मुझे शिवानी आंटी के साथ काफ़ी अच्छा लगता था। मैं उनके साथ हल्की सी मुस्कुराहट लिए बैठी थी। पिछले 2 हफ्तों की देखभाल ने मुझे और ज़्यादा खूबसूरत बना दिया था।
मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर जो सवाल मौजूद हैं, उनका जवाब कितना ज़रूरी है। शायद तुम लोगों की नई शुरुआत के लिए। वो मुझे देखते हुए कह रही थी और मैं सर झुकाते हुए अपनी उंगलियां देख रही थी। मैंने उन्हें हर बात के लिए माफ़ कर दिया है माँ, लेकिन मैं ये बात नहीं भूल पा रही कि वो अपने दर्द को मेरे सामने बताने के बजाय उन्होंने मुझे अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहा। शिवानी आंटी ने नरमी से मुस्कुराते हुए मेरे दोनों हाथों को थाम लिया था। मैं ये सब पहले ही आंचल से कह चुकी थी कि वो तुम्हें बता दे, लेकिन आंचल ने मना कर दिया और वो कहने लगी कि आरव तुम्हें खुद बता देगा। और आज मैं तुम्हें जो सच बताने वाली हूँ, मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हारे अंदर की सारी नाराज़गी को धो देगा। ये सब कुछ मेरे लिए बिल्कुल नया था। वो औरतों से इस तरह दूर भागने वाला इंसान एक औरत का डसा हुआ है। आरव की पहली शादी हुई थी अपनी सेक्रेटरी टीना के साथ। मैंने सर उठाकर अजीब आंखों से उन्हें देखा था। जो भी था, लेकिन वो इंसान मेरा पति था और किसी के साथ मैं उसे सुन नहीं सकती थी। उस दिन वो उसे उसके घर ड्रॉप करने के लिए गया था, लेकिन वहां जाकर उसे पता चला कि उसके घर में उसके अलावा कोई भी नहीं रहता। टीना नाम की लड़की की नज़र उस पर कब से थी, वो तो ये भी नहीं जानता था। लेकिन उस रात टीना की लड़ाई हुई। कॉल रिंग ने उसकी जिंदगी में एक ऐसा दाग लगा दिया जो आज तक मिट नहीं सका। अगले कुछ ही दिनों में वो टीना की तरफ से बुरी तरह ब्लैकमेल होता रहा था, क्योंकि टीना के हिसाब से उसने टीना की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी और उसके पास सबूत भी थे। जब आरव ने हम सबसे छुपकर उससे शादी की, उसे पत्नी बनाकर अपने फ्लैट में रखा था ताकि वो हमें कुछ दिनों के बाद बता सके। वो कभी भी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं था और चाहता था कि तब तक कोई भी रिश्ता ना बने जब तक कि उसके माँ बाप और घर वाले टीना को अपना न लें। लेकिन उसकी समझ ही नहीं आई थी। मैं बहुत ही हैरानी से ये सारी बातें सुन रही थी। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। वो बहुत ही डैशिंग इंसान था। वो कैसे किसी की लड़की की चालाकी में फंस गया था। टीना ने सारी कोशिश की कि आरव के साथ अपना रिश्ता बना सके, लेकिन शायद ये आरव की खुशकिस्मती थी कि वो अभी तक उसे अपनी पत्नी नहीं मान पाया था। जब उसे पता चला कि वो 2 महीने से प्रेग्नेंट है, तो वो सच में पागल होने लगा था। उस वक्त ऊपर वाले ने टीना को उसके सामने एक्सपोज कर दिया और डीएनए करवाने के बाद पता चला कि वो बच्चा उसका है ही नहीं। और वो सारी पिक्चर्स भी झूठी थी। उसे बुरी तरह ब्लैकमेल किया गया। डाइवोर्स के वक्त उस पर कीचड़ उछाला गया और उस औरत ने मेरे बेटे को पागल कर दिया। वो डिप्रेशन में पहुंच गया था। उसकी सारी बनी हुई इज्जत मिट्टी में मिला रही थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि वो एक औरत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। बड़े मुश्किल से तुम्हारे पिताजी ने अपने रिलेशन इस्तेमाल करते हुए टीना नाम की लड़की से जान छुड़वाई थी और उसके बाद आरव किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाया था। सिर्फ उसकी जिद और घमंड की वजह से मैं किसी ऐसी लड़की को चुनना चाहती थी जो अपनी हो, जो उसके दर्द को समझ सके। और मैंने दिशा को चुना था, लेकिन दिशा के मना करने के बाद आंचल ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। मैं तो पहले ही दिल से यही चाहती थी, लेकिन मुझे ये डर था कि आंचल और रमेश ये ना सोचे कि हमने उनकी बेटी को छोड़कर तुम्हारा हाथ मांग लिया। ये पूरी तरह अरेंज मैरिज थी, लेकिन इतनी मुश्किल हालातों से गुजरने के बाद वो तुम पर भी भरोसा नहीं कर पाया। उसे लगता था कि हर मासूम लड़की के पीछे टीना जैसी चालाक लड़की छुपी हुई होती है। पहले कुछ ही दिनों तक उसका रवैया तुम्हारे साथ बहुत सख्त था, लेकिन जब तक उसे ये सब रियलाइज होता, तब तक तुम्हारे अंदर गलतफहमी फैल गई थी और तुमने लोगों के बीच में उसकी बेइज्जती कर दी। इस चीज़ ने उसके गुस्से को और ज़्यादा भड़का दिया। उसे आज तक औरत की मोहब्बत नहीं मिली थी, लेकिन मेरा बच्चा, अगर तुम उसे मोहब्बत का यकीन दिलाओगी तो वो सारी ज़िंदगी के लिए तुम्हारा बन जाएगा। अगर तुम भी उसे ऐसे ही अधूरा छोड़ दोगी तो शायद वो कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। एक माँ मुझसे अपने बेटे की मोहब्बत की भीख मांग रही थी। वो माँ जिसने मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार किया था। मैं भला कैसे मना कर सकती थी। मैंने एक बार फिर खुद को समझाया था, एक बार फिर खुद को जोड़ा था। मैं फिर से खड़ी हो गई थी उस इंसान के लिए। जो भी था वो मेरा पति था। दोनों के बीच हालात जितने खराब थे, लेकिन अब मैं एक शुरुआत कर सकती थी। उस शाम आरव जब कमरे में आया तो मैं ब्लू कलर की सिल्क की साड़ी में अपने बालों को स्ट्रेट कर रही थी। मेरा दिल बहुत बुरी तरह कांप रहा था उस इंसान की नज़रों को महसूस करके, लेकिन मैं बहुत हिम्मत करके खड़ी हो गई। शीशे में वो मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया था। वो मुझे बहुत मोहब्बत से देख रहा था, जो हल्के से मेकअप में बहुत खूबसूरत लग रही थी। कितने दिन हो गए थे उसने खुद से मुझसे बात नहीं की थी और आरव का दिल चाहता था कि वो मुझसे बात करे। क्या आंखों ही आंखों में मुझे खा जाएंगे तिवारी साहब? मैंने धीरे से कहा था और वो हैरत से मुझे देखने लगा था। क्या तुमने मेरी माफ़ी को अपना लिया? उसने प्यार से मुझसे पूछा था, लेकिन एक शर्त पर। मैं ज़रा सा दूर हुई थी। कौन सी शर्त?
वो मेरी आंखों में देख रहा था। आज के बाद किसी भी टीना के पास भटकने से पहले कृति को याद रखना। और वो मुझे काफी देर तक देखता रहा और फिर धीमा सा मुस्कुराकर हाँ के इशारे में सर हिलाने लगा था। मुझे पूरा यकीन है कि आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि तुमने मुझे अपने साथ जोड़ लिया है। मैंने अपनी आंखों को खोलकर उसकी आंखों में देखा था। मैं हमारी पूरी जिंदगी इतनी खूबसूरत बना दूंगा कि तुम सोच भी नहीं पाओगी। वो मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा था। उस दिन सारी गलतफहमियां और सारी नाराजगी को दूर करते हुए हम दोनों एक हो चुके थे। आने वाले एक हफ्ते में हमने हर खूबसूरत से खूबसूरत जगह पर जाकर अपनी मोहब्बत की यादें बनाई थी। उस दिन हम नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे जब चिराग अंकल ने हमें सरप्राइज दिया था कि हम अगले 2 हफ्तों के लिए स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। वो दरअसल हमें हनीमून के लिए भेजना चाहते थे, ताकि हम ज़्यादातर एक दूसरे के साथ वक्त गुजार सकें और एक दूसरे को अच्छे से जान सकें। मेरी सारी परेशानियां खत्म हो चुकी थी। इसी तरह में मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला पति, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाली माँ और एक इज्जत देने वाला बाप मिल चुका था। ऊपर वाले ने मुझे जितनी परेशानियां दिखाई थी उन सारी परेशानियों को दूर कर दिया था और मेरी ज़िंदगी को इतना अच्छा बना दिया था। डैडी, मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जा रही, हम यहीं पर ठीक हैं। मैंने फ़ौरन मना कर दिया था। वो बस चुपचाप खाना खा रहा था। मैं जो बोल रही थी उसके लिए वही ठीक था और वो जानता था कि मैं असलियत में कितनी उदास हो जाऊंगी मम्मी पापा के बिना। बिल्कुल भी नहीं, हमें भी प्राइवेसी चाहिए। अब तुम दोनों जाओगे घूमने फिरने, एंजॉय करने, और हम दोनों इस घर में एक दूसरे के साथ वक्त गुजारेंगे। चिराग अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा था और हम जोर जोर से हंसने लगे थे। आरव ने नजरें उठाकर मुझे खिलखिलाते हुए महसूस किया था। वो मेरी जिंदगी में हर तरह की खुशियां भर देना चाहता था, हर तरह के रंग भर देना चाहता था, जिनसे मिलकर मैं और ज्यादा खूबसूरत हो जाऊं। अगले 3-4 दिन मैंने आंचल मौसी और शिवानी आंटी के साथ मिलकर सारी शॉपिंग कर ली थी। आरव को ऑफिस में कुछ काम निपटाना था, इसलिए 2-4 दिन वो बहुत ज्यादा बिजी रहा था। कल जो लोग मुझे बोझ समझते थे, तकलीफ समझते थे, आज वही लोग मुझे देखकर जलने लगे थे। स्विट्जरलैंड की हसीन वादियों ने मुझे पूरी तरह खुश कर दिया था और मैंने भी आरव के हाथ को थामकर इन सब चीज़ों की मोहब्बत को महसूस किया था। यहाँ मौजूद खूबसूरत होटल के रूम में हमारा स्टे था। खिड़की के बाहर मैं बर्फ के साथ खेलते हुए लोगों को देख रही थी। ये सब कुछ एक ख्वाब की तरह लग रहा था, एक खूबसूरत ख्वाब जिसे मैं देखने से डरती थी। वो मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया था। कैसा लगा तुम्हें यहाँ आकर? उसने मेरे कान के पास झुकते हुए कहा था। इन सब चीज़ों से खूबसूरत आपका साथ है। आप अगर साथ हैं तो मैं पूरी हूँ आरव। मैं भीगी हुई आंखों से मुस्कुराने लगी थी। उसने बहुत मोहब्बत से मुझे देखा था। बुरी बात है आरव आपकी जान, अगर तुम्हारी आंखें उदास हो जाएंगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। उसने मुझे खुश करने की कोशिश की थी। उसके सामने कभी भी मैं कुछ ज्यादा ही बोल जाती थी और फिर अपनी प्यारी प्यारी आंखों से उसे देखने लगती थी, बेशर्मी की तरह, और वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगता था। इन 2 हफ्तों में मुझे ऐसा लगा था जैसे मैंने जिंदगी को जी लिया है। हर खूबसूरत पल जो मैंने आरव के साथ गुजारा था वो इतना खूबसूरत था कि मैं उसे पूरी तरह से जीती चली जा रही थी। हर शाम मैं उसके साथ होती थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखता, मुझे हमेशा अपनी नज़रों के सामने रखता था। हमारे बीते हुए कल की परेशानियों का नामो निशान भी हमारी ज़िंदगी से जा चुका था। गुजरते वक्त को अगर साथ लेकर चला जाए तो पक्का वो ज़िंदगी के खूबसूरत पलों को ख़राब कर देता है। इसलिए उन बातों को मिलने वाली मोहब्बत से भुला देना चाहिए। हम दोनों के वापस आने के फौरन बाद ही ऊपर वाले ने हमें खुशखबरी दी थी कि मैं माँ बनने जा रही थी। ये मेरे लिए बहुत नया था और बहुत खूबसूरत भी, जिसने कुछ देर के लिए मुझे हैरान कर दिया था। मैंने सुना था जब परेशानियां खत्म होती हैं तो ऊपर वाला सिर्फ खुशियां ही देता है, और आज इन खुशियों की बारिशों को मैं महसूस कर रही थी। अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ वही करना चाहिए जो मैं कहूँगी। खुद को अपनी माँ के हवाले कर देना है ताकि मैं अपनी जान का ख्याल रखूं। शिवानी आंटी ने मेरे माथे पर अपने होठ रखते हुए कहा था। आंचल मौसी भी बहुत ज्यादा खुश थी। आरव मेरे सामने बैठा मुझे मोहब्बत भरी नजरों से देख रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं पापा बनने वाला हूँ। वो मेरे हाथ को थामकर बेयकीनी से बोला था और मैं आंखों को झुकाकर रोने लगी थी और उसने मुझे रोने दिया था। ये वक्त ही ऐसा था, हम लोग खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाए थे। उसने मेरे चेहरे को अपने हाथों के प्यालों में भरते हुए कहा था, मैं ऊपर वाले से तुम्हारी जैसी बेटी मांगूंगा, जो शक्ल में बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो लेकिन नखरे बिल्कुल भी नहीं। आखिरी बात कहते हुए उसने आंखें घुमाकर मुझे देखा था और फौरन ही मैं उससे दूर हो गई थी, जबकि नखरे तो उसके खुद के ज्यादा थे। मैं अपना मुंह बनाकर रह गई थी। चलो भी, मुझे माफ कर दो, कोई बात नहीं, मेरे मुंह से निकल गया था।
मैंने अपने सर को ना के इशारे में हिलाते हुए कहा था। नहीं, इतनी आसानी से अब तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी। अब तुम खुद ही देखोगे कि किसकी नखरे ज़्यादा हैं। वो मुझे देखते हुए खड़ा हो गया था और उसके होठों पर मुस्कुराहट देखकर मैं सर झुका गई थी। मुझे पता था ये मोहब्बत भरी नोक-झोंक मेरी ज़िंदगी में रहेगी, लेकिन जो खुशियाँ मेरी ज़िंदगी में आने वाली थी, वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी और मैं उन खुशियों को जीना चाहती थी। वो मोहब्बत भरी नज़रों से मुझे देखते हुए बाहर जा रहा था और आज वो खुद मेरे लिए अपने हाथों से कुछ स्पेशल बना कर लाया था। उसने मेरे लिए सूप बनाया था। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत बन चुकी थी। जिन लोगों ने हमारे साथ बुरा किया था, उन सबको ऊपर वाले ने उनकी सज़ा दे दी थी। कुछ समय बाद ऊपर वाले ने हमें एक बहुत खूबसूरत बेटी दी थी, जिसे देखकर आरब बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। घर में सभी लोग बहुत खुश थे। मैंने तुमसे कहा था ना कि हमारी बेटी ही होगी और बिल्कुल तुम्हारी तरह होगी। देखो, इसकी आंखें और इसकी नाक बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, बस इसके नखरे तुम्हारे जैसे ना हो। वो फिर मुझे चिढ़ा रहा था। मैंने गुस्से से मुंह फेर लिया था। अरे यार, एक तो तुम बार बार मुंह फुलाकर बैठ जाती हो। मजाक कर रहा था। मैं मुस्कुराने लगी थी। हाँ, आप मजाक मजाक में ही सच कह देते हैं, मुझे सब पता है। आप यही कहना चाहते हैं ना कि मैं बहुत नखरे दिखाती हूँ। देखना, मेरी बेटी भी ऐसी ही होगी और अगर ऐसी नहीं भी हुई तो मैं उसे खुद ऐसा बना दूंगी ताकि वो आपको खूब परेशान करे। आरव जोर जोर से हंसने लगा था। अरे यार, तुम भी ना। मैं भी उसे देखकर मुस्कुराने लगी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी इतनी खूबसूरत भी बन सकती है। मेरे ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि हर एक लड़की को आरव जैसा पति मिले। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।